जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट की क्लास में धर्म से संबंधित सारे अधिकारों को देख लिए थे। एक-एक करके हमने विस्तार से सारे अधिकारों को देखे थे, जहाँ पर हमने अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इन सारे अनुच्छेदों के बारे में ध्यान से समझा था। दोस्तों, ये सारे अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निषेध तत्व हैं, ये सारे चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आपके स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट आपके वनडे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन चैप्टरों को दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लगातार चर्चा के विषय में ही रहते हैं। अगर आप लोग करंट देखेंगे दोस्तों, तो इन आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनते रहते हैं क्योंकि ये चीज़ें मुद्दे में रहती हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में। दोस्तों, पहली चीज समझिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार होते क्या है, पहले इनको जानना जरूरी है। दोस्तों, क्या है कि आपके जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, वो आपके कहता है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत स्थान दिया गया है। किसको? आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को। मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसा कि आपको पता ही है कि भारत देश जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे कई संस्कृति के आधारित लोग रहते हैं, यहाँ पे संस्कृतियाँ भी विचित्र हैं, यहाँ की भाषाएं भी अलग अलग है, धर्म भी अलग अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे कहीं पे कुछ बहुसंख्यक लोग हैं तो कहीं पे कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसके चलते देखा जाता है कि बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण किया जाता है। ये एक पुरानी चीज थी, जो पुरानी चीज मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि ऐसा ये अनुच्छेद क्यों रखे गए थे। साथ में हम लोग देखते हैं कि जो सरकार योजनाएं बनाती हैं वो बहुसंख्यकों के मत के अनुसार बनाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वर्ग ही होता है जो सरकार को चुनने में आपका सबसे बड़ा योगदान रखती है। ऐसे में क्या हुआ कि अल्पसंख्यकों के जो आपके हित होते हैं वो जो है कहीं उपेक्षित ना हो, इसको देखते हुए जो आपके संविधान वेत्ता थे, जो संविधान निर्माता, जितने भी आपके संविधान निर्माता में जो भी सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस पॉइंट को ध्यान में रखा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हित कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए। इसको देखते हुए यहाँ पे ये प्रावधान किया कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को, जो संस्कृति के आधार पर विविधताएं हैं, उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो आपसे वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो आपके अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है, या फिर आपके जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनसे शिक्षा, उनको जो है शिक्षा के लिए या फिर प्रशासन के लिए जो अधिकार दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। यानी कि उनके सांस्कृतिक विविधताओं को संरक्षित करने के लिए जो आपके अधिकार दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इन दोनों अनुच्छेदों को देखेंगे दोस्तों। अब देखिए, पहला आपका है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण। तो पहले तो समझिए कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं कौन कौन। अगर हम लोग अल्पसंख्यक वर्गों की बात करेंगे तो जहां पे अनुच्छेद 29 की बात करता है, या अनुच्छेद 29 में देखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग होंगे वो भाषाई आधार पे होंगे और धार्मिक आधार पे होंगे। यानी कि इनका जो निर्धारण होगा वो भाषा के आधार पर होगा, यानी कि जो व्यक्ति भाषा या फिर जो समुदाय भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक है, यानी कि जिनकी जनसंख्या भाषा के आधार पे कम है, उनको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। साथ में धार्मिक आधार पे, धर्म के आधार पे जो वर्ग अल्प है, यानी कि जो वर्गों में लोगों की संख्या अल्प है यानी कि कम है, उनको भाषाई आधार धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे यही कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी भाग को जिसकी अपनी बोली हो, भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कि क्या मतलब हुआ कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिडिल, मतलब कोई भी रीजन हो, वहां पर रहने वाला कोई भी नागरिक हो, अगर उसके किसी भी भाग को, यानी कि अगर वो किसी भी धर्म समुदाय से बिलोंग करता है, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करता है, जिसकी अपनी खुद की एक अलग भाषा हो या फिर उसकी एक संस्कृति हो या लिपि हो, तो उसके जो अधिकार होंगे उनको संरक्षित किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वर्ग हो उसके हित होते हैं सभी धर्मों के, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, या फिर आपके सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, या फिर आपके कोई जनजाति समूह हो, सभी वर्गों के अपने स्वयं के हित होते हैं, जिनके हितों के आधार पे वो चाहता है कि उनका भी विकास हो। अब वो हित प्रभावित ना हो, यानी कि जैसे उसकी संस्कृति है या उसकी भाषा है या उसकी लिपि है,
कोई भी चीज हो उसकी जो संस्कृति उसके जो है हितों से संबंधित है वो प्रभावित ना हो, उसको सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में प्रावधान किया है आपके अनुच्छेद 29 में। ठीक दोस्तों, फिर आगे क्या कहता है कि सभी वर्गों, वो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो या फिर आपके बहुसंख्यक वर्ग हो, दोनों वर्गों की बात कर रहा है, इन दोनों वर्गों के लिए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत वो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो या फिर बहुसंख्यक वर्ग हो, दोनों को ये अधिकार प्राप्त किए गए, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकार प्राप्त है। फिर यहाँ पे एक बात हो रही थी कि क्या ये केवल अधिकार, यानी कि उनके जो स्वयं के हित हैं, जो उस वर्ग के स्वयं के हित है, क्या ये केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए? तो एक उच्चतम न्यायालय में एक व्यवस्था की, उच्चतम न्यायालय में एक वाद आया था, जिसके पश्चात ये डिसाइड हुआ कि आपके अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों वर्गों को इस अनुच्छेद के तहत आपके संरक्षण प्राप्त होगा, यानी कि दोनों के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट की फॉर्म में एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि यह जो व्यवस्था दी है अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों के लिए है, तो हाँ दोनों के लिए है। लेकिन अगर ये मूल संविधान कह रहा है तो मूल संविधान में ऐसा नहीं था दोस्तों, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहा गया है दोस्तों कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। मतलब क्या हुआ कि कोई भी नागरिक हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रावधान है, जो अभी हमने आपको पहला स्टेटमेंट बताया था, ये आपको जो स्टेटमेंट था ये वाला दोस्तों, ये बात करता है एक पूरे समुदाय के लिए, ठीक, और ये आपकी बात करता है पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए। तो इन दोनों को भी डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी नागरिक को, वो कोई भी नागरिक हो, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग का हो या बहुसंख्यक वर्ग का हो, अगर वो राज्य के अंतर्गत आने वाले कोई संस्थान है, राज्य के अंतर्गत कोई भी संस्था है या उससे कोई सहायता प्राप्त संस्था है, राज्य से सहायता प्राप्त संस्था है, तो उसमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर इनमें प्रवेश से, उनमें उस संस्था में प्रवेश से रोक नहीं लगा सकता है कौन? राज्य, ठीक है। और किसके लिए? नागरिक के लिए प्रावधान दिया गया। तो ये पर्टिकुलर या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल एक नागरिक के लिए ये प्रावधान दिया गया है कि उसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उसको कहीं संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे वही बात है जो मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 29 जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों वनडे एग्जाम से लेकर के पीएसएस के एग्जाम तक सब में पूछा गया है कि जो अल्पसंख्यकों को, यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्ग की बात की गई है, तो यहाँ पे धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर या फिर क्षेत्रीय आधार पर, तो आपको याद रखना है भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अब जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आपके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, आपका पूर्वोत्तर राज्य हो गए, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गए, या फिर आपके आंध्र प्रदेश हो गया जहाँ पे जनजातियां बहुत रहती हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि उन जनजातियों की दोस्तों उनकी भाषा भी अलग है, उनकी संस्कृति भी अलग है। तो आपको मैंने पिछले क्लासों में बताया भी है इनर लाइन परमिट के बारे में दोस्तों, कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उनकी संस्कृति को, यानी पूर्वोत्तर की कुछ राज्य है, 3-4 राज्य है जिनके बारे में मैंने बताया है, आपको बताना है वो राज्य कौन-कौन से हैं। तो वहाँ पे ये बात उठी थी कि उनकी संस्कृति पे हस्तक्षेप ना किया जाए, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषाओं को प्रभावित ना किया जाए, वो भी आने वाले समय में मॉडर्न ना हो और वो क्षीण ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पे सरकार ने इनर लाइन परमिट का प्रावधान किया था। तो वो इन्हीं चीजों के लिए है कि जो उन वर्ग है, यानी कि वो जनजाति हैं, जो वो अल्पसंख्यक वर्ग है, भाषा के आधार पर या फिर संस्कृति के आधार पर, उनके जो आपकी संस्कृति है उनमें क्षति ना हो, उनको संरक्षित करने के लिए, उनके हितों को संरक्षित करने के लिए यह प्रावधान किया गया था। तो ये है आपका दोस्तों आर्टिकल 29। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रावधान और था, उसको आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ अलग से कि यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय ने, ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत है कि अगर कभी लगता है किसी भाषा से कोई भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक है, उसको ये लगता है कि उसकी जो भाषा के आधार पर उसको संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है या फिर उसकी भाषा मतलब भाषा का जो है क्षति हो रही है, तो वो आंदोलन कर सकता है। ये उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, तो उसके पास ये आंदोलन करने का अधिकार है। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 29। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 30 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, एक करके दोस्तों मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं, पूरा फोकस रखिएगा दिमाग में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और लिख लीजिएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 30 क्या कहता है दोस्तों कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार किसके पास? अल्पसंख्यक के पास। यानी कि अनुच्छेद 29 जहाँ पे कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसके हितों का संरक्षण, तो यहाँ पे अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो अनुच्छेद आपके जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार है और उनके प्रशासन का भी अधिकार है। यानी कि आप पहले ये समझिए कि धर्म के आधार पर कौन कौन वर्ग अल्पसंख्यक है भारत में। तो धर्म के आधार पे भारत में अल्पसंख्यक वर्गों को 6 प्रकार रखा गया है। यहाँ पे हिंदू धर्म मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ये 6 हैं।
तो यहाँ पे कहा गया है कि इन धर्मों के आधार पे जो अल्पसंख्यक है या फिर भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि धर्म के आधार पर भारत में किन-किन वर्गों को या फिर किन-किन समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि सीएए बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड था एक वक़्त, आपको पता ही है। तो वहाँ पे भी ये मुद्दा उठता रहता है कि कहीं न कहीं मुस्लिम वर्गों के हितों के संरक्षण नहीं हो पाया है अनुच्छेद 29 के तहत, तो कहीं न कहीं उनके अनुच्छेद 29 के मौलिक अधिकार जो है उनका उल्लंघन है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि भाषा और धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ठीक? यानी कि अगर कोई मान लीजिए अल्पसंख्यक वर्ग है भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर, वो अपनी रुचि के अनुसार, मान लीजिए कोई मुस्लिम वर्ग है तो वो मदरसा खोल सकता है, या फिर आपके जो सिख धर्म है उनके आप लोग देखते हैं कि खालसा कॉलेज वगैरह खुले रहते हैं, तो वो अपना कॉलेज खोल सकते हैं, या फिर आपके क्रिश्चियन धर्म के आपके काफ़ी स्कूल खुले रहते हैं, हम लोग कॉन्वेंट स्कूलों को देखते हैं। तो वहाँ पे वो अपने हितों के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनके प्रशासन का अधिकार कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, वीडियो क्या एक आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक फोटो वायरल हो रही थी, उसमें ये चीज़ कही जा रही थी कि अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में ये बात लिखी हुई है, अनुच्छेद 30 में लिखी हुई है ये बात, ये उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक पोस्ट थी कि जो आपका यहाँ पे कहा गया है कि स्कूलों में गीता, कुरान, वो गीता हो गई या फिर पुराण आदि नहीं पढ़ाए जाएँगे। तो यहाँ पे हिंदू धर्म की बात ही नहीं की गई है दोस्तों, और यहाँ पे बात की गई है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी रुचि के अनुसार अपनी शिक्षा पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई मदरसा है तो वो अपनी शिक्षा में कुरान को अपनी शिक्षा में शामिल कर सकता है, या फिर कोई क्रिश्चियन स्कूल है वो अपने अनुसार बाइबिल को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो वो उनकी रुचि के अनुसार है, यहाँ पे उनको ही मौलिक अधिकार दिया गया है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर हम लोग स्कूल विद्या मंदिर में ही जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसको ये चीज़ पता होगी कि वहाँ पे गीता के श्लोक, हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती थी, क्योंकि वो उनकी रुचि है, उनके पास ये राइट है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों कि भाषा और धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित मुआवजा से उनके अधिकारों को बाधित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, उसकी कोई संपत्ति है, राज्य उसको अर्जित करता है तो उसको मुआवजा देगा, और उसके जो अल्पसंख्यकों के संबंधित जो भी उसके आपके अधिकार हैं उनको बाधित नहीं करेगा राज्य। ये प्रावधान दिया गया है कि उसके जो भी अर्जित करता है संपत्ति, उसमें उसके अधिकारों को बाधित नहीं किया जाएगा। इसको याद रखिएगा। फिर क्या कहता है आगे कि राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए राज्य बहुसंख्यक कोई वर्ग का कोई शिक्षण संस्थान है, उसमें कोई पैसा आवंटित कर रहा है, अगर वो अल्पसंख्यकों में भी उसको उतना ही वैसा ही पैसा आवंटित करे, यानी कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक वर्गों के जो शिक्षण संस्थान है, या फिर अल्पसंख्यक दो वर्ग हैं उनमें कोई शिक्षण संस्थान है, तो उनमें भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का जहाँ पे प्रावधान रखा गया है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए भी मौलिक अधिकार रखा गया है। तो ऐसे में यहाँ पे ये बात स्पष्ट है दोस्तों कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन? आपका राज्य। इसको समझिएगा। इससे रिलेटेड दोस्तों एक वाद था, उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद का मामला था, गुजरात से रिलेटेड, गुजरात राज्य के बाद, ठीक। यानी कि सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य के एक वाद में ये बात कही गई कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शिक्षण संस्था के प्रशासन के अधिकारों में प्रबंध समिति का गठन करना, शिक्षण के माध्यम को विनिश्चित करना और प्रशासनिक नीति के निर्धारण का अधिकार शामिल है। मतलब क्या हुआ कि जो आपके अल्पसंख्यक वर्ग है, वहां से बात इस बात से स्पष्ट हो गई कि अल्पसंख्यक वर्गों के पास शिक्षण संस्थान के प्रशासन से संबंधित अधिकार होंगे। उनके प्रबंध समिति यानी कि उनका एक गवर्निंग एक बॉडी बना सकती है, कौन? राज्य। आपके अल्पसंख्यक वर्ग उस बॉडी को व्यवस्थित करने का अधिकार होगा, उसके शिक्षण माध्यम को विनिश्चित करने का अधिकार होगा कि वो कैसा भी माध्यम अपनी भाषा के अनुसार या फिर अपने रुचि के अनुसार चुन सकता है। साथ में प्रशासनिक नीति के निर्धारण का अधिकार भी शामिल है, किसके पास? अल्पसंख्यक वर्ग के पास। तो दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मामला था सेंट जेवियर्स कॉलेज का, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर आगे कही गई ये एक बात कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कितने प्रकार की हैं, तो 3 प्रकार की हैं। ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता के चल रहा हूँ, जो आपके पीसेस में तो शायद पूछी जाए, लेकिन जो मैंने आपको 29 से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट बताए हैं या 30 से रिलेटेड जो पॉइंट बताए हैं वो पूछे जा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, जो आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक राष्ट्र से आर्थिक सहायता एवं मान्यता, यानी कि ऐसी शिक्षा संस्थान
अल्पसंख्यक वर्गों की जो राज्य से सहायता भी ले, आर्थिक सहायता भी ले और मान्यता भी प्राप्त करे। एक पहली ऐसी हो गई। दूसरी शिक्षा संस्थान होगी जो मान्यता तो ले राज्य से, लेकिन वो आर्थिक सहायता राज्य से ना ले। और तीसरी हो गई कि जो राज्य से ना ही मान्यता प्राप्त करे और ना ही आपकी आर्थिक सहायता प्राप्त करे। ये 3 टाइप्स हो गई अल्पसंख्यक वर्गों के जो शिक्षण संस्थान है उनसे रिलेटेड। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पहले और दूसरे प्रकार के जो संस्थान हैं, उसमें राज्य के अनुसार जो भी चाहे, मतलब राज्य के अनुसार शिक्षक, साथ में स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मान्यता या शैक्षणिक मानक, अनुशासन, ये सारी व्यवस्था राज्य के अनुसार हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त करवा रहा है कौन? राज्य। लेकिन जो तीसरा प्रकार है, यहाँ पे जो संस्थान होंगे, तीसरे प्रकार के जो संस्थान होंगे, यहाँ पे प्रशासनिक मामलों में वो स्वतंत्र होंगे, अपने अनुसार काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मान्यता प्राप्त नहीं की है रास्ते। लेकिन जो सामान्य कानून होते हैं अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसे कि श्रम कानून से रिलेटेड या फिर आपके कर कानून से रिलेटेड, तो जो भी सामान्य कानून होंगे वो उन पर लगेगा। किस पे? अल्पसंख्यक संस्थान जो तीसरे प्रकार के हैं। लेकिन इन दोनों पे केवल राज्य के अनुसार ही लगेंगे, क्योंकि ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ठीक दोस्तों, बाकी प्रशासन प्रशासन करने का अधिकार तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के पास है ही है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ और भी फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कि पहली चीज, एक मामला था सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज 2007 का मामला। क्या था? सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज 2007। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान है उनसे रिलेटेड कुछ अन्य अधिकारों के बारे में बताएं। अब वो अधिकार क्या है उनको समझिएगा। कि जो आपके अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है वो आपके कोई गवर्निंग बॉडी बना सकती है, यानी कि एक उस स्कूल के प्रशासन को संचालित करने के लिए गवर्निंग बॉडी बना सकती है, जो उसको सही से, यानी भली भांति उस कॉलेज को या फिर उस शिक्षण संस्थान को चला सके। ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। दूसरी बात कही गई कि जो शिक्षक कर्मचारी होंगे, जैसे कि आपके प्रधानाध्यापक वगैरह हो गए या फिर आपको जो आपके टीचर्स वगैरह हो गए, और साथ में जो अन्य कर्मचारी हैं जो काम करने के लिए होते हैं, उन सब के ये कर्तव्य होंगे कि उनकी मतलब ये बात रखी गई कि इन सभी मामलों में कर्तव्यों में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यानी कि ये जितने भी गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स होंगे वो लापरवाही नहीं करेंगे, किसके लिए? उस स्कूल के जो या फिर उस शैक्षणिक संस्थाओं के व्यवस्था के बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसमें कार्रवाई भी हो सकती है। फिर एक चीज कही गई कि जो शैक्षणिक संस्थान होंगे वो अपनी पसंद के जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको आपके प्रवेश दिला सकते हैं। साथ में अपने हिसाब से वो जो शुल्क वगैरह निर्धारित करने का एक सिस्टम, जो स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं शैक्षणिक संस्थान। साथ में अपनी जो संपदा होती है, जो संपत्ति होती है, उन संस्थान के हित में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि अपने संस्थानों के हित में। ठीक, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनके जो शिक्षा संस्थान से संबंधित जो भी संपत्तियां हैं उनको अपने हित में, अपने हित मतलब स्वयं के हित में नहीं, अपने संस्थान के हित में प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज 2007 के बाद में। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 30 में कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये मैं सारे आपको बताते चल रहा हूं दोस्तों। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा सा तेज है तो स्पीड थोड़ी धीरे कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें अनुच्छेद 30 में एक चीज कही गई है कि ये सारे प्रावधान जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए लिए गए हैं, यहाँ पे ये मौलिक अधिकार इसलिए नहीं है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको बहुसंख्यक से ज्यादा आपको ताकत दी जाए। ये केवल इसलिए है ताकि जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग है उनके बीच में समानता बनी रहे। यहाँ पे ये कोई ना हो डिस्क्रिमिनेशन, जो जिसको कहते हैं, ये भेदभाव ना हो कि यहाँ पे बहुसंख्यक के पास ज्यादा आपके अधिकार है, अल्पसंख्यक के पास ज्यादा अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ भी ना हो। दोनों को समानता रखी जाए, जैसे आरक्षण के प्रावधान में हम लोग देखते हैं। साथ में जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है इनकी स्थापना और प्रशासन का संपूर्ण, यानी कि जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्गों के पास होगा, ये जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें दोस्तों अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 से रिलेटेड है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे आप सारे मैंने जो भी एग्जाम्पल हो सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब आपको क्या करना है कि इसको ध्यान से सुनना है, इसको नोट कर लीजिएगा, और जो भी करंट के हिसाब से आर्टिकल 29 और 30 से रिलेटेड जो भी आपको समझ में आता है कि हाँ ये एग्जांपल हो सकता है, उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता भी है घुमा के, तो आप लोग उसको आसानी से फेस कर सके दोस्तों। ठीक है, और एक बात जो मेन है याद रखिएगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो भाषाई और धार्मिक आधार पे है। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 32। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।